ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आकाश की बात सुनकर सभी लोग हैरानी से आकाश के अनाउंसमेंट का इंतजार करने लगे। आकाश को अपनी खुशी बयान करने में के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। किसी तरह आकाश ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए कहा, करण अंकल, अनिका, डैड, मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जब कैलाश ने आकाश के मुंह से अपने लिए डैड सुना तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अधिकारी ने आकाश की ओर देखकर कहा, तुमने अभी अभी मुझे। आकाश ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुका लिया और कहा, मैंने शादी कर ली है। हमें कोर्ट में अपनी शादी रजिस्टर करवा दी है। आज से हम लोग पति पत्नी हैं। आकाश के मुंह से यह बात सुनकर श्रेया का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। यह खबर सुनते ही करण और कैलाश अधिकारी शॉक हो गए। वहीं अनिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो श्रेया के पास गई और उसे गले लगा लिया। श्रेया किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। श्रेया का सालों पुराना सपना पूरा हुआ था। श्रेया और आकाश ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा था कि वह दोनों पति पत्नी बनकर साथ हंसी खुशी से रहे, उनकी एक फैमिली हो, अपना बच्चा हो। और आज वह सारे सपने पूरे होते हुए हो चुके थे। करण गुलेरिया ने आकाश का हाथ पकड़कर चूम लिया। आकाश के चेहरे पर करण ने इससे पहले इतनी खुशी कभी नहीं देखी थी। आकाश की खुशी देखकर करण गुलेरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। श्रेया और आकाश ने करण गुलेरिया के पांव छुए। करण गुलेरिया ने अपने दोनों हाथ दोनों बच्चों के सर पर रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। करण गुलेरिया के पास खड़ा कैलाश अधिकारी मन ही मन कुछ सोच रहा था। तभी करण गुलेरिया ने कैलाश अधिकारी से कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अरे भाई, तुम्हारी बेटी की शादी की खबर सुनकर तुम्हें खुश होना चाहिए। क्या अभी भी तुम गुलेरिया परिवार को किस तरह नीचा दिखाया जाए इसी की तरकीब सोच रहे हो? करण गुलेरिया की बात काटते हुए कैलाश अधिकारी ने कहा, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तो यही सोच रहा था कि मेरी एक ही बेटी है, उसने इतनी जल्दी सब कुछ तय कर लिया। श्रेया कैलाश अधिकारी की इन बातों से काफी अनकंफर्टेबल थी। अचानक ही कोई उसका पिता बनकर सामने आया था और इस तरह की इमोशनल बातें कर रहा था। अपनी शादी के बारे में फैसले लेने से पहले श्रेया के मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि उसे अपने पेरेंट्स से इस बात की इजाज़त लेनी चाहिए, क्योंकि वह अपने किसी भी पेरेंट्स से इतनी क्लोज नहीं थी। जब कैलाश ने देखा कि श्रेया को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब कैलाश ने करण गुलेरिया से कहा, मैं तो चाहता था कि हम दोनों बच्चों की शादी काफ़ी धूमधाम से करें, ताकि पूरा शहर देखता रह जाए। कैलाश अधिकारी की बात काटते हुए श्रेया ने करण गुलेरिया से कहा, नहीं नहीं अंकल, हम दोनों ने फैसला किया कि हम हमारी शादी को काफ़ी सिंपल रखें। कुछ दोस्तों को अगले हफ्ते घर बुला लेंगे। वैसे भी हम दोनों एक बच्ची के पेरेंट्स हैं। अगर अब धूमधाम से शादी की तो बड़ा अजीब लगेगा। करण गुलेरिया ने मुस्कुराते हुए श्रेया से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो यह खबर सुनकर इतना खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता। इसके बाद आकाश, कैलाश और करण गुलेरिया को लेकर स्टडी रूम में चला गया। आकाश उन दोनों के साथ अपनी शादी और शादी से जुड़ी कुछ बातें शेयर करना चाहता था। अनिका और श्रेया वहीं हॉल में खड़े थे। अनिका श्रेया की ओर मुस्कुराकर देखने लगी। श्रेया के गाल शर्म से लाल होने लगे थे। इससे पहले कि अनिका श्रेया को चिढ़ाना शुरू करती, श्रेया ने बड़े सीरियसली अनिका से कहा, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अनिका ने भी अपनी आवाज़ में सीरियसनेस लाते हुए कहा, कहो, क्या बात करना चाहती हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वहाँ मारवा हाउस में रोहित अनिका से मिलने गुलेरिया हाउस जाने की तैयारी करने लगा था। जब रोहित मारवा हाउस से निकला तो दादी माँ वहीं लिविंग रूम में बैठी रोहित को जाता हुआ देख रही थी। रोहित के जाने के बाद दादी माँ ने लीला से कहा, अभी एक दिन भी नहीं हुआ रोहित को घर लौटे हुए, फिर से अनिका को मिलने जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस लड़की ने क्या जादू चला दिया है मेरे बच्चे पर। लीला ने सेब का एक टुकड़ा काटकर दादी माँ के हाथ में दिया और कहा, यह पहाड़ी बंजारन को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, कहीं तंत्र मंत्र की विद्या जानती है ये। मुझे पक्का यकीन है उसने ऐसा जादू चलाया है रोहित बाबा के साथ शादी करने के लिए। एक से एक लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी हैं, मगर पता नहीं क्यों रोहित बाबा उस लड़की से मन भरता नहीं है। सेब का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए दादी माँ ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है लीला, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं?
तभी लीला ने हैरान होकर दादी माँ से पूछा, तो क्या आप हार मान रही हैं उस लड़की के सामने? आप कुछ नहीं कर सकती यह सब कुछ रोकने के लिए? दादी माँ ने लीला की ओर देखकर कहा, जिस दुश्मन के अंदर अहंकार भरा हो उसे मारने की कोई जरूरत नहीं, एक दिन उसका अहंकार ही उसे ले डूबेगा। लीला दादी माँ की बातें समझ नहीं पा रही थी। दादी माँ ने अपनी बात समझाती हुई लीला से कहा, मैंने सुना है उस अनिका ने हमारे देश की सालों पुरानी परंपरा को चैलेंज किया है। हमारे देश की आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग काफ़ी नाराज हैं। आयुर्वेद और पुराने जमाने से चलती आ रही दवाइयाँ फिजूल हैं, ऐसा कहा है उस लड़की ने। कुछ ही दिनों में उसके इस झूठ से पर्दा उठ जाएगा। देश की परंपराओं का अपमान करने के लिए ना तो उसे आयुर्वेद और परंपरागत दवाइयों से जुड़े हुए लोग सपोर्ट करेंगे और ना ही मॉडर्न डॉक्टर और मेडिकल इंडस्ट्रीज उसे सपोर्ट करेगी। जिस दिन उस लड़की का अहंकार टूटेगा उसी दिन असली मायनों में हमारी जीत होगी। तब गुलेरिया परिवार को एहसास होगा कि खून का रिश्ता होने से परवरिश में बदलाव नहीं आ जाता। उस लड़की की रंगों में भले ही गुलेरिया परिवार का खून है, मगर उसकी परवरिश ही उसकी असली पहचान है। और तब हम रिश्ता लेकर जाएंगे गुलेरिया परिवार के पास, फिर देखती हूँ कैसे मना कर पाते हैं वह लोग। दादी माँ की इस बात पर हैरान होती हुई लीला ने कहा, क्या आप अब भी रोहित बाबा की शादी उस अनिका से करवाना चाहती हैं? इस बात पर अनिका की दादी माँ ने अपना सर झुकाकर लीला से कहा, क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि रोहित उसके साथ रिश्ता तोड़ने के लिए मानेगा नहीं। यह बात तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं, मगर हमने यह शादी नहीं करवाई तो हो सकता है वह लड़की हम में से न सिर्फ हमारा रोहित बल्कि इस खानदान की वारिस को भी छीन ले। इस खानदान की खातिर इस खानदान की बूढ़ी दादी को अपना सिर झुकाना ही होगा। लीला को अपनी बड़ी मालकिन की इस हालत को देखकर उन पर दया आने लगी थी। घर की बड़ी दादी होने के नाते आज तक सुहासिनी मारवा ने जो भी हुक्म दिया था वह परिवार वालों ने सर झुकाकर मान लिया था। मगर आज वही दादी माँ खुद अपना सिर झुकाए व्हील चेयर पर बेबस और लाचार बैठी थी, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से, जिसने खानदान के सबसे काबिल बेटे को अपने बस में कर लिया था। दादी माँ ने सर झुकाकर धीमी आवाज में लीला से कहा, कुछ दिनों बाद हम फिर से गुलेरिया परिवार जाकर रोहित के रिश्ते की बात करेंगे। तुम सारी तैयारियां कर लो। गुलेरिया हाउस में अनिका के बेडरूम में दोनों बच्चे बेड पर उल्टे लेटे हुए फोन पर लाउड स्पीकर के जरिए रोहित से बातें कर रहे थे। नन्ही सी रिया घर में आज जो कुछ भी हुआ था वह सारी बातें रोहित को समझा रही थी। रिया ने रोहित से कहा, डैड क्या आपको पता है मैरिज सर्टिफिकेट क्या होता है? रोहित नन्ही से रिया के मुंह से यह बात सुनकर चौंक गया। रोहित ने रिया से कहा, हाँ मुझे पता है, मगर तुम यह क्यों पूछ रही हो? तुम अभी बहुत छोटी हो। रिया ने अपना एक हाथ अपने सर पर मारते हुए रोहित से कहा, अरे डैड मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, पिंकी की मम्मा और पिंकी के डैड ने मैरिज सर्टिफिकेट खरीद लिया है। अब वह दोनों पिंकी के साथ हमेशा खुश रहेंगे। मैरिज सर्टिफिकेट खरीदने का यह मतलब होता है, क्या आप इतना भी नहीं जानते डैड? नन्ही सी रिया की बातें सुनकर लाउड स्पीकर पर रोहित के हंसने की आवाज आने लगी। तभी नन्हे से आर्यन ने अपने डैड से पूछा, डैड आप भी तो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हो, क्या आप एक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकते ताकि हम सब भी पिंकी और उसके मॉम डैड की तरह हमेशा खुश रहें? जब आर्यन ने यह बात रोहित से कही तो नन्ही सी रिया अपने भाई की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। रिया को अपने भाई के इस आइडिया पर प्राउड फील हो रहा था। कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने जवाब दिया, तुम्हारे डैड तो इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बस तुम्हारी मॉम की हाँ का इंतजार है। जब रोहित ने ये बात कही तो दोनों बच्चे बेडरूम के कोने में स्टडी टेबल पर बैठी अनिका की ओर देखने लगे। अनिका अपनी किताबें पढ़ने में पूरी तरह फोकस्ड थी, मगर वह अच्छी तरह सुन पा रही थी कि लाउड स्पीकर के जरिए बच्चे रोहित के साथ बातें क्या कर रहे थे। नन्ही सी रिया फोन उठाकर दौड़ते हुए अनिका के पास पहुंची और अपने नन्हे हाथों को स्ट्रेच करके फोन अनिका की ओर करते हुए रिया ने अनिका से पूछा, मम्मा डैड आपसे बात करना चाहते हैं। अनिका बच्चों की शैतानियां अच्छी तरह समझती थी। अनिका ने अपनी किताब टेबल पर रखी और फोन हाथ में लेकर रोहित से पूछा, कहिए मिस्टर मारवा क्या कहना चाहते हैं आप? रोहित ने अनिका से कहा, पहले लाउड स्पीकर से फोन हटा लो, मैं तुमसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। जब रोहित ने अनिका से यह बात कही तो दोनों बच्चे अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे।
अनिका ने दोनों बच्चों की ओर आंखें बड़ी करके देखा। बच्चे समझ गए थे कि ज्यादा शैतानी करने पर शायद उन्हें मम्मा की हाथ की मार भी खानी पड़े, इसलिए दोनों बच्चे चुपचाप अपनी मम्मा को देखने लगे। अनिका रोहित के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो तो नहीं करना चाहती थी, मगर अनिका अच्छी तरह जानती थी कि अगर रोहित ने फोन पर कोई ऐसी वैसी बात कही तो शायद बच्चों के लिए ऐसी बातें सुनना ठीक न होगा। अनिका के पास रोहित के बात मानने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। अनिका ने फोन लाउड स्पीकर से हटाया और फोन अपने कान पर रखकर रोहित से कहा, कहिए क्या करना है आपको। रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका से कहा, बहुत मिस कर रहा हूं मैं तुम्हें। फोन पर रोहित की सांसों की आवाज काफी तेज हो रही थी। अनिका ने जैसे ही रोहित की बात सुनी, अनिका ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आने लगी थी। तभी अनिका का ध्यान दोनों बच्चों की ओर गया। दोनों बच्चे अनिका को बड़ी ही गौर से देख रहे थे। अनिका अपनी जगह से उठकर बालकनी की ओर चली गई। अनिका को अब ऐसा महसूस होने लगा था जैसे उसकी खुद की दिल की धड़कनें भी काफी तेज हो रही थी। काफी रात हो गई थी, बालकनी में काफी अंधेरा था। कुछ देर तक फोन पर रोहित और अनिका दोनों खामोश रहे। अनिका ने धीरे से रोहित को पूछा, तो अब क्या कर सकते हैं इस बात का? आप बेशक मुझे मिस कर रहे हैं, मगर मैं आपको मिस नहीं कर रही। रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, शायद ऊपर वाले ने ऐसी ही बातों के लिए झूठ का इनविटेशन किया है। अनिका ने अपना एक हाथ कमर पर रखते हुए रोहित से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? क्या आपको लगता है कि सचमुच मैं भी आपको मिस करती हूँ? रोहित ने अनिका से कहा, अगर आप मुझे मिस नहीं करती तो जरा थोड़ी देर के लिए नीचे आइए। रोहित की बात सुनकर अनिका सरप्राइज हो गई। वह बालकनी से नीचे देखने लगी, मगर उसे अंधेरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि अनिका रोहित को कुछ और कहती, रोहित ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। अनिका किसी तरह यह प्रूव करना चाहती थी कि वह रोहित को मिस नहीं कर रही थी, इसलिए अपने बेडरूम से निकलकर अनिका सीधे पार्किंग लॉट की ओर चली गई। अनिका पार्किंग लॉट में रोहित को या उसकी कार को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। तभी अचानक पीछे से अनिका को किसी ने जोर से पकड़ लिया और अनिका का मुंह दबाकर उसे एक कार के बोनेट पर झुका दिया। इससे पहले कि अनिका कुछ सोच या समझ पाती, अनिका के होठों पर होठों का स्पर्श हुआ। अनिका अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर तेज और गर्म सांस से धीरे धीरे शांत होने लगी थी। अनिका कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर रोहित ने अनिका को पूरी तरह से जकड़ लिया था और अपने होंठ अनिका की होठों पर रखकर उन्हें किस करने लगा था। रोहित की पकड़ काफी मजबूत थी। ऐसा नहीं था कि अनिका रोहित की पकड़ से अपने आप को छुड़ा नहीं सकती थी, मगर वो जानती थी कि अगर अनिका ने अपने शरीर की पूरी ताकत से रोहित को हटाने की कोशिश की तो रोहित को सीरियस इंजरी हो सकती थी। रोहित अपने होंठ अनिका की होठों पर लगाकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। अनिका को लगने लगा था जैसे रोहित पूरी तरह से उसकी बाहों में पिघलने लगा था। कुछ देर बाद एक लंबी किस को बीच में रोकते हुए रोहित ने अनिका को अपने गले लगा लिया और अनिका के कानों में कहा, आई मिस्ड यू वेरी मच। रोहित ने यह बात कुछ देर पहले फोन पर भी कही थी, मगर इस बार जब रोहित ने यह बात कही तो अचानक ही अनिका को ऐसे लगने लगा जैसे उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दिल की धड़कनों की आवाज पूरे शरीर में महसूस होने लगी थी। कुछ देर बाद अनिका को रियलाइज हुआ कि दरअसल वह दिल की धड़कनें उसकी नहीं थी। रोहित के दिल के से उसकी धड़कनों की निकलने वाली आवाज अनिका के दिल तक पहुंच रही थी। रोहित की धड़कनों की वाइब्रेशन अनिका महसूस कर सकती थी। हालांकि अनिका को रोहित की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मगर अनिका जानती थी कि इस वक्त रोहित काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। उसे रोकना अनिका के लिए नामुमकिन था। तभी अनिका के कानों पर अचानक ही किसी के हंसने की आवाज पड़ी। अनिका ने झटके से रोहित को अपने से दूर करते हुए यहाँ वहाँ देखा। अनिका को कोई नजर नहीं आया, मगर अनिका ने अपनी नजरें उठाकर गुलेरिया हाउस के 4th फ्लोर पर नहीं देखा। 4th फ्लोर पर बालकनी से करण गुलेरिया और कैलाश अधिकारी अनिका और रोहित को ताक रहे थे। कैलाश अधिकारी के चेहरे पर हंसी थी और करण गुलेरिया का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। दरअसल कैलाश अधिकारी और करण गुलेरिया अभी अभी एक दूसरे के साथ एक आर्गुमेंट में उतर गए थे। कैलाश अधिकारी ने करण गुलेरिया से कहा था, अगर तुम्हारा भतीजा मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता है तो तुम्हें मेरे पास आकर उनके रिश्ते की बात करनी चाहिए थी। न कोई फॉर्मल प्रोपोजल, ना ही रिश्ते की कोई बात।
मेरी इजाजत के बगैर इस तरह शादी करना क्या तुम्हें ठीक लगता है? कैलाश अधिकारी की इस बात पर करण गुलेरिया ने मुस्कुराते हुए कैलाश से कहा था, देखो भाई, वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनका प्यार साल 2 साल पुराना नहीं है। बचपन से एक दूसरे से प्यार करते आए हैं और तुम नाराज किस बात से हो? तुम्हें खुश होना चाहिए। आकाश एक अच्छा लड़का है, काफी नामचीन बिजनेसमैन है। तुम तो ऐसे शकल बनाकर खड़े हो जैसे तुम्हारी बेटी ने किसी नकारा निकम्मे लड़के को अपना जीवन साथी चुन लिया हो या फिर किसी ने उसके साथ जबरदस्ती शादी की हो। कैलाश अधिकारी ने करण गुलेरिया की इस बात पर कहा था, जरा सोचो, अगर तुम्हारी बेटी के साथ रोहित अचानक शादी कर ले और तुम्हें यह खबर मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? उस वक्त करण गुलेरिया ने जवाब देते हुए कहा था, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अरे तुम जानते नहीं, रोहित पागलों की तरह पीछे पड़ा रहता है अनिका के, मगर अनिका उसे घास नहीं डालती। रोहित काफी दिनों से यहीं गुलेरिया हाउस में रहता है, मगर हमेशा ही गेस्ट रूम में सोता है। मेरी बेटी तो उसे अपने पास भटकने भी नहीं देती। जब वह दोनों यह बात कर रहे थे तभी अचानक नीचे से कार के बोनट के साथ टकराने की आवाज उनके कानों पर पड़ी। वह जब बालकनी में आए तो उन्होंने नीचे रोहित और अनिका को एक दूसरे से लिपटे हुए देखा। यह देखकर कैलाश अधिकारी की हंसी छूट गई और करण गुलेरिया, जो यह सब कुछ देख नहीं पा रहे थे, उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। करण गुलेरिया के ठीक बगल में पौधों को पानी पिलाने के लिए एक बड़ा सा पानी से भरा हुआ कैन पड़ा था। करण गुलेरिया ने सोचा कि वह पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ कैन रोहित पर पलट दे, मगर तभी उसे ख्याल आया कि पानी अनिका को भी भिगा सकता था और दिल्ली की रात में सर्दियों में अगर अनिका ठंडे पानी से भीग जाए तो उसे कोई बीमारी भी हो सकती थी। इसलिए करण गुलेरिया ने अपने आप को रोक लिया। कैलाश अधिकारी ने नीचे का नजारा देखने के बाद मुस्कुराते हुए करण गुलेरिया से कहा, क्या लगता है तुम्हें करण, एक ही मंडप पर दोनों शादी कर दी जाए? वह क्या है ना कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी कोई इतराज नहीं होगा रोहित के साथ तुम्हारी बेटी की शादी करने में। ना कोई हाथ मांगने की रस्म, ना ही कोई मैरिज प्रपोजल। दोनों को देखकर मुझे लग रहा है कि इन्हें जल्दी से जल्दी शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। और वैसे भी श्रेया और अनिका तो बेस्ट फ्रेंड हैं। एक ही मंडप पर शादी करने के लिए दोनों तैयार भी हो जाएंगे। क्या कहते हो तुम? कैसा लगा तुम्हें मेरा आइडिया? करण गुलेरिया के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कैलाश अधिकारी को चुप कराते हुए करण गुलेरिया ने कहा, तुम इसीलिए इस सिचुएशन पर मुस्कुरा रहे हो क्योंकि अनिका तुम्हारी बेटी नहीं है। कैलाश अधिकारी ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ देर पहले जिस सिचुएशन में मैं था अब उस सिचुएशन में तुम हो। मैं तो यह देख रहा था कि कितनी जल्दी किस्मत ने करवट बदल ली। अब अपनी ही कही हुई बात अपने दिल को समझाओ और मेरा सजेशन मान लो। अगर आकाश तुम्हारा भतीजा नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। तुम तो जानते हो कि अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करण गुलेरिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कैलाश से कहा, तुम हर वक्त गुंडागर्दी की बातें क्यों करने लगते हो? तुम्हें क्या लोगों को मौत के घाट उतारने में मजा आने लगा है? यह मत भूलो कि तुम इस वक्त दिल्ली में हो। यहाँ तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इस बात पर फिर से अपना कॉलर ऊपर करते हुए कैलाश अधिकारी ने कहा, तुम्हें नहीं पता अब मेरा पार कितना बढ़ जाने वाला है। खुद ब्लैक कैट मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। इस बार करण गुलेरिया ने इरिटेट होते हुए कैलाश से कहा, अरे बंद करो उस ब्लैक कैट की बातें मेरे घर में। करण गुलेरिया को गुस्से में देखकर कैलाश अधिकारी ने टॉपिक बदलते हुए कहा, चलो ठीक है, यह सारी बातें नहीं करता, मगर तुम जरा सोचो कि एक बेटी के बाप में क्या क्या हरकतें होगी अपनी बेटी की शादी के लिए। अरे यह बात तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? तुम भी अपनी बेटी को अभी अभी मिले हो और मैं भी अभी अभी जान पाया हूँ कि श्रेया मेरी बच्ची है। हम दोनों एक ही सिचुएशन में फंसे हैं। तुम जो रोहित के लिए फील करते हो वही मैं आकाश के लिए फील करता हूँ। हाँ, यह बात सच है कि श्रेया ने आज तक कभी मुझे डैड कहकर नहीं पुकारा, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए जो प्यार है वह अभी कम हो जाएगा। वैसे तो अनिका ने भी आज तक तुम्हें डैड कहकर नहीं पुकारा है। सच कहो मुझसे, क्या कभी आज तक अनिका ने तुम्हें पापा कहकर पुकारा है? कैलाश अधिकारी की इस बात का करण गुलेरिया के पास कोई जवाब नहीं था। कैलाश अधिकारी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आखिर खराबी क्या है उस लड़के में? शहर का नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, दिखने में अच्छा है, फिर तुम्हें आखिर उस लड़के से नाराजगी क्यों है? मेरी बात मानो तो अभी अभी तुमने नीचे जो देखा है उसे भूल जाओ। अगर तुम्हारी बेटी को पता चल गया कि तुमने उसे इस तरह एक दूसरे की बाहों में देख लिया है तो ना वह तुमसे नजरें मिला पाएगी
और ना तुम उससे नजरें मिला पाओगे। तुम दोनों के बीच अभी जो फासला भरा नहीं है वो और ज्यादा गहरा हो जाएगा। करण गुलेरिया ने अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए व्हील चेयर को फिर से बेडरूम में ले जाना चाहा, मगर ना चाहते हुए उन्होंने फिर से एक बार नीचे खड़े अनिका और रोहित की ओर देखा। वह दोनों अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे। अपनी नजरें घुमाते हुए करण गुलेरिया यह सोचने लगे, काश इस वक्त उनके हाथ में एक बड़ी सी छड़ी होती तो वह नीचे जाकर रोहित को अच्छा मजा चखाते। कार पार्किंग में खड़े रोहित और अनिका को किसी कार के आने की आवाज सुनाई दी तो दोनों अपना होश संभालते हुए एक दूसरे से अलग हुए। अनिका को महसूस होने लगा था कि उनकी हार्ट बीट नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज से चल रही थी। हर गुजरते पल के साथ अनिका की हार्ट बीट और ज्यादा तेज होने लगी थी। रोहित की खुशबू अनिका के पूरे शरीर से महकने लगी थी। अनिका रोहित के साथ नजरें नहीं मिला पा रही थी। तभी रोहित की बिल्कुल धीमी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी, अगर हम इस वक्त गुलेरिया हाउस में नहीं होते तो। रोहित आगे कुछ कहे उससे पहले रोहित ने अपने आप को रोक लिया। अनिका ने हिम्मत जुटाकर रोहित की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अगर हम गुलेरिया हाउस में नहीं होते तो। रोहित जो बात आगे कहना चाहता था वह कह नहीं पा रहा था। रोहित ने बात बनाते हुए अनिका से कहा, अरे यहाँ तुम्हारे पापा कभी भी हमें देख सकते हैं, और अगर तुम्हारे पापा ने हमें इस तरह देख लिया तो उन्हें अटैक आ जाएगा। वह क्या है ना, मुझे नहीं लगता कि वह मुझे खास पसंद करते हैं। अनिका ने अपनी नजरें झुकाकर रोहित से पूछा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रोहित ने जवाब देते हुए कहा, है कोई पुरानी दुश्मनी, कभी फुर्सत में बताऊंगा। अनिका इस वक्त अपने आप को समझ नहीं पा रही थी। रोहित ने अभी अभी उसके साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद अनिका बजाय इसके कि रोहित पर गुस्सा करती उससे बिल्कुल कैजुअली बातें कर रही थी। रोहित ने कई महीनों तक अनिका के दिल में जगह बनाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की थी, और आज शायद वह मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। रोहित ने जो बात नहीं कही थी वह अनिका ने सुन ली थी। अनिका ने रोहित को फटकार लगाते हुए कहा, बड़े बेशर्म हो गए हो तुम। रोहित ने भी मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, बस तुम्हारा ही रंग लगा है, वरना पहले तो लोग मुझे काफ़ी बोरिंग और रिजर्व्ड कहते थे, मगर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मुझे बेशर्मी भी अच्छी लगने लगी है। चाहो तो तुम यह बात भूमिका से भी पूछ सकती हो। भूमिका हमेशा ही मुझसे कहती थी, अगर लड़कियों से बात करना है, उनसे दोस्ती करनी है तो मुझे ज़रा खुलना होगा, मुझे थोड़ा रोमांटिक होना पड़ेगा। मगर मैं यह समझता था कि रोमांस करना शायद मेरे खून में ही नहीं है। मैं दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता हूँ, मगर प्यार करना मेरे बस में नहीं था। मगर जब से तुम्हें देखा है पता नहीं कैसे मैं रोमांटिक भी हो गया हूँ। दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मन ही मन मैंने शादी के बाद की सारी प्लानिंग भी कर रखी है। तुम सुनना चाहोगे? अनिका ने रोहित की बात काटते हुए कहा, अब बस करो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तभी अनिका की नज़र अपनी कार से उतरकर घर की ओर जाते हुए ओंकार पर पड़ी। अनिका ने हड़बड़ाहट में रोहित से कहा, अब जल्दी करो, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हमें कोई यहाँ देख ले, मेहरबानी करके चले जाओ यहाँ से। रोहित ने अनिका को शांत करते हुए कहा, अरे तुम तो इस तरह भगा रही हो मुझे जैसे तुम कोई नाबालिग लड़की हो जिसे मैं भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरे दो बच्चों की माँ हो, यह मत भूलो। अनिका ने भी पलटकर जवाब देते हुए कहा, और यह भी मत भूलो कि तुम मेरे पति नहीं हो, अब जाओ यहाँ से। यह कहकर अनिका तेजी से गुलेरिया हाउस के पिछले दरवाजे से अंदर चली गई। इससे पहले कि ओंकार रोहित को देख लेता, रोहित एक बड़ी सी कार के पीछे छुप गया। ओंकार काफी खुश था। वह सीटी बजाते हुए अपने घर के अंदर जा रहा था। तभी ओंकार को एहसास हुआ कि शायद आसपास कोई मौजूद था। ओंकार ने सीटी बजाते हुए अपने आसपास देखा, मगर जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वह अपनी ही धुन में घर के अंदर चला गया। जब ओंकार गुलेरिया हाउस के हॉल के अंदर पहुंचा तो ओंकार ने देखा कि अनिका स्टेयरकेस से तेजी से चढ़कर अपने कमरे की ओर जा रही थी। ओंकार ने अनिका को आवाज लगाते हुए रोक लिया और कहा, अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पास आ रहा था। अनिका स्टेयरकेस चढ़ते हुए रुक गई। वह पीछे मुड़कर ओंकार को देखना नहीं चाहती थी। अनिका के मन में बार बार एक ही सवाल दौड़ रहा था, क्या ओंकार ने उसे रोहित की बाहों में देख लिया था? अनिका के बिल्कुल पास आकर ओंकार कहने लगा, सुनो, मेरे कुछ पालतू जानवर पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं, क्या तुम कल उनका इलाज करने मेरे साथ आओगी? अनिका ने ओंकार की इस बात का जवाब नहीं दिया और सीधे अपने कमरे के अंदर चली गई। ओंकार अनिका की इस बिहेवियर से काफी शॉक्ड था। तभी ओंकार की नजर व्हील चेयर से अपनी तरफ आ रहे करण गुलेरिया पर पड़ी।
जब ओंकार ने अनिका को देखा तो अनिका के होंठ और उसके गाल काफी लाल थे। अनिका अचानक ही ओंकार को इग्नोर करके अपने बेडरूम के अंदर चली गई थी। इससे पहले अनिका ने कभी ओंकार को इस तरह इग्नोर नहीं किया था। ओंकार अनिका की नाराजगी का कारण सोच रहा था। तभी उसके मन में आया कि शायद अनिका ने बाहर कुछ तीखा खा लिया होगा, जिसकी वजह से उसके गाल लाल हो गए थे, और शायद उसकी जबान भी तीखा खाने की वजह से जल रही होगी, और शायद इसी वजह से वह ओंकार के साथ बात करने की हिम्मत में नहीं थी। मगर जब ओंकार अपनी जगह से मुड़ा तो उसने अपने सामने व्हील चेयर पर बैठे करण गुलेरिया को देखा। करण को इस तरह अपने सामने देखकर ओंकार के हाथ पांव ठंडे हो गए। करण अपनी ऑटोमेटिक व्हील चेयर का बटन दबाकर ओंकार के बिल्कुल पास आ गए। ओंकार ने अपने हाथ अपनी जेब में रख दिए। ओंकार की जेब में इस वक्त 10 से 15 बैंक के कार्ड थे। ओंकार मन ही मन सोचने लगा कि शायद आकाश को ओंकार को मिले 10 करोड़ के बारे में पता चल गया होगा और आकाश ने इस बात की कंप्लेन करण अंकल को की होगी। ओंकार मन ही मन सोचने लगा कि आज तो उसके 10 करोड़ रुपए ठग लिए जाएंगे। करण अंकल उसके सारे बैंक कार्ड फ्रीज कर देंगे। करण अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं था कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा पैसे पॉकेट मनी के तौर पर दिए जाएं। ओंकार तो आकाश के सामने भी कुछ नहीं कह पाता था। आज तो उसके सामने खुद करण गुलेरिया खड़े थे। करण के हुक्म के सामने खुद आकाश भी कुछ नहीं बोल पाता था। तभी अचानक करण ने ओंकार से कहा, ओंकार कैसे हो तुम? हॉस्पिटल से आने के बाद तुमसे ठीक तरह से बात नहीं कर पाया। क्या आकाश तुम्हें ठीक वक्त पर पॉकेट मनी दे देता है? ओंकार ने जो कुछ सोचा था उससे सब कुछ उल्टा हो रहा था। ओंकार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करण अंकल ओंकार के किसी तरह की परीक्षा ले रहे थे। मगर ओंकार ने हिम्मत करके करण अंकल को सब कुछ सच सच बता दिया। ओंकार ने कहा, नहीं चाचू, एक्चुअली बात यह है कि आकाश ने मेरी पॉकेट मनी पिछले कई दिनों से बंद करवा दी है। अब क्या बताऊं, महंगाई इतनी है, मगर किसी तरह पॉकेट मनी से मैंने जो सेविंग की थी उसी से गुजारा कर रहा हूं। अब आप ही बताइए, महीने के लास्ट डेट लाख रुपए में किस तरह इस महंगाई के ज़माने में मैं अपना खर्च उठा लूँ। मगर कोई बात नहीं, आकाश मेरा बड़ा भाई है, वह जो भी कहेगा या करेगा वह मेरी भलाई के लिए ही होगा। ओंकार एक उदास सा मुंह बनाकर अपने बेडरूम की ओर जाने लगा। तभी करण ने ओंकार को रोकते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, देखो आकाश थोड़ा स्ट्रिक्ट जरूर है, मगर वह घर के सभी मेंबर्स के बारे में अच्छा सोचता है। अगर उसने तुम्हारी पॉकेट मनी काटी है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। चलो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ। वैसे भी पिछली दिवाली पर मैं हॉस्पिटल में था, तुम्हें मैंने दिवाली की गिफ्ट भी नहीं दी, इसे मेरी ओर से दिवाली गिफ्ट समझ लेना। ओंकार को अपने नसीब पर भरोसा नहीं हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में ओंकार के ऊपर पैसों की बारिश हो रही थी, मगर ओंकार 10 करोड़ की बात करण गुलेरिया को बताना नहीं चाहता था। इसलिए चुपचाप मुस्कुराते हुए ओंकार ने करण से कहा, थैंक यू चाचू, थैंक यू वेरी मच। ओंकार ने सोचा कि इन 20 लाख से वह अपने सारे पालतू जानवरों को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाएगा और जो पालतू जानवर बीमार हैं उनका अच्छे से इलाज भी करवाएगा। यह सब सोचते हुए ओंकार के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ने लगी। ओंकार करण को थैंक्स कहकर वहां से चला गया। करण ने सोचा कि वह अनिका के साथ एक बार बात करे, मगर जैसे ही वह अनिका के बेडरूम के पास पहुंचे उन्हें काफी अकवर्ड फील होने लगा। कुछ देर वहीं बैठकर करण मन ही मन कुछ सोचने लगे और फिर अपनी व्हील चेयर का बटन दबाते हुए वह अपने कमरे की ओर चले गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की गर्ल्स हॉस्टल में जब सुबह सुबह प्रीति की आंखें खुली तब उसने देखा कि उससे आज जागने में कुछ देर हो गई थी। वह फटाफट तैयार होकर नाश्ता करने कॉलेज के कैफेटेरिया में गई। कैफेटेरिया में आज रोज की तरह भीड़ भाड़ नहीं था। प्रीति मन ही मन सोचने लगी, आज कहीं कोई छुट्टी तो नहीं। प्रीति रोज की तरह अपने नाश्ते की प्लेट लेकर एक टेबल पर बैठ गई। प्रीति के बगल में उसकी एक दोस्त आकर बैठी। प्रीति ने अपनी दोस्त से पूछा, क्या हुआ, आज स्टूडेंट कैंटीन इतनी खाली क्यों है? प्रीति की दोस्त ने उदास चेहरे के साथ प्रीति से कहा, मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में कॉलेज में स्ट्राइक भी हो सकती है। आज सुबह सुबह कॉलेज कैंपस में पुलिस आई थी। अपनी सहेली की बात सुनकर प्रीति हैरान हो गई। प्रीति ने अपनी सहेली से पूछा, ऐसा क्या हो गया है? प्रीति की सहेली ने जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर अमृता ने जब से यह कहा है कि मॉडर्न मेडिसिन के मुकाबले आयुर्वेद बिल्कुल फिजूल है, तब से हमारी यूनिवर्सिटी के ट्रेडिशनल मेडिसिन पढ़ने आए स्टूडेंट काफ़ी गुस्से में हैं।
उसका यह कहना है कि अगर इतनी बड़ी डॉक्टर ऐसे स्टेटमेंट्स दे देगी तो फिर उनकी फ्यूचर का क्या होगा। उनका यह मानना है कि हमारे देश की सालों पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई है आयुर्वेद, और जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इन्हीं दवाइयों के सहारे लोगों का इलाज किया जाता था। और आज टेक्नोलॉजी के दम पर डॉक्टर अमृता का ऐसा स्टेटमेंट काफ़ी शर्मनाक है। जब उन लोगों ने यह बात कही तो डॉक्टर अमृता को भगवान मानने वाले मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर अमृता के स्टेटमेंट को डिफेंड करते हुए यह कहने लगे कि अगर जमाने के साथ बदला न जाए तो जमाना तुम्हें भुला देता है, और फिर यहाँ तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। डॉक्टर अमृता ने चैलेंज किया है, ओपन चैलेंज। अगर आयुर्वेद या ट्रेडिशनल दवाई से पेशेंट को वो मॉडर्न मेडिसिन के मुकाबले ज़्यादा बेहतर ट्रीट करने में कामयाब हो गए तो वो लोग जीत गए। दोनों ग्रुप की कहासुनी में अचानक ही एक स्टूडेंट ने पत्थर फेंक दिया। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने आकर सारे स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया है। प्रीति समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह बात इतनी आगे कैसे पहुंच गई थी, मगर प्रीति अपनी उम्र के स्टूडेंट को अच्छी तरह जानते थे। वह लोग अगर एक बार किसी को अपना भगवान बना ले तो वह उन्हें डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन सीखने आए स्टूडेंट डॉक्टर वांगावटू को अपना भगवान मानते थे, वैसे ही मॉडर्न मेडिसिन पढ़ने आए स्टूडेंट डॉक्टर अमृता को अपना आइडियल मानते थे। प्रीति यह सोच सोचकर अब परेशान हो रही थी कि यह सब कुछ उसकी बहन की वजह से हो रहा था, मगर वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि अनिका कभी ऐसा नहीं सोच सकती थी। इनफैक्ट वह खुद आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन और टीममेट की काफ़ी इज्जत करती थी। प्रीति ने अपनी दोस्त को समझाते हुए कहा, देखो डॉक्टर अमृता ने यह सब कुछ नहीं कहा है, यह सब झूठ फैलाया जा रहा है। प्रीति की दोस्त ने प्रीति के एक हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ कि डॉक्टर अमृता तुम्हारी मेंटर हैं, तुम्हें उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा, मगर हम सब ने जो देखा है वह भी तो सच है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वह एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, उन्होंने जो कुछ भी सोचा होगा हो सकता है वह सब सही है, मगर एक इंसान होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मन में दबा कर रखना चाहिए। अगर खुलेआम वह बात सबके सामने कह दी जाए तो हो सकता है कि हम किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचा दें। प्रीति ने अपनी दोस्त को समझाते हुए अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, ऐसा नहीं है, अरे कुछ नहीं होने वाला है, तुम देख लेना। बहुत जल्दी चैलेंज के बाद यह पता लग जाएगा कि किस तरह आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन आज भी मॉडर्न मेडिसिन पर भारी है। प्रीति की बात सुनने के बाद प्रीति की वह दोस्त कुछ हैरान रह गई। वह प्रीति से कुछ कहना चाहती थी, मगर बिना कहे ही वहां से चली गई। नाश्ता करने के बाद प्रीति अपना वीकली असाइनमेंट लेने ऑफिस चली गई। प्रीति के मेंटर डॉक्टर अमृता थी, मगर डॉक्टर अमृता कॉलेज की रेगुलर टीचर नहीं थी, इसलिए प्रीति की मेंटरिंग डॉक्टर सक्सेना खुद करते थे। वहीं प्रीति के लिए आगे की सारी प्लानिंग किया करते थे। प्रीति को जब अपनी वीकली असाइनमेंट मिली तो वह उसे पढ़कर हैरान रह गई। प्रीति को इस हफ्ते वेटेरिनरी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करने का ऑर्डर मिला था। प्रीति ने यह पढ़ते ही डॉक्टर सक्सेना को कॉल लगाया। डॉक्टर सक्सेना ने कॉल उठाते ही प्रीति से कहा, देखो प्रीति, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी थीसिस ह्यूमन ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों पर है, मगर इंसानों के साथ साथ अगर जानवरों के दिमाग के बारे में भी तुम्हें नॉलेज हासिल हो तो इसमें बुराई क्या है। तुम इस हफ्ते वेटेरिनरी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करो, उन्हें भी तुम्हारी एक्सपर्ट में कुछ फ़ायदा पहुंच जाएगा। और हाँ प्रीति, मैं तुमसे एक बात और कह देता हूँ, यह कॉलेज में अभी फ़िलहाल जो कुछ भी चल रहा है तुम कुछ दिनों तक उससे दूर ही रहो। क्या है कि तुम डॉक्टर अमृता की इकलौती इंटर्नर हो और फिलहाल तुम्हारे लिए कॉलेज कैंपस में माहौल कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती भी किसी बड़े हंगामे को जन्म दे सकती है। प्रीति डॉक्टर सक्सेना की बातें समझ तो नहीं पा रही थी, मगर प्रीति डॉक्टर सक्सेना के साथ कुछ आर्गुमेंट नहीं कर सकती थी। प्रीति के पास उनके दिए हुए ऑर्डर को फॉलो करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। डॉक्टर श्रीवास्तव ने जो कुछ भी किया था वह प्रीति की भलाई के लिए किया था। डॉक्टर सक्सेना ने सोचा कि कुछ दिनों तक, जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाता है, प्रीति का दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के मेन कैंपस से दूर ही रहना अच्छा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस ने एक वेटनरी हॉस्पिटल के साथ टाइप अप किया था। उस वेटनरी हॉस्पिटल से सारी ज़रूरत की चीज़ें दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से प्रोवाइड की जाती थी। उनकी फंडिंग से लेकर
रिसर्च मैनेजमेंट सब कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के ट्रस्ट से किया जाता था। डॉक्टर सक्सेना ने सोचा कि कुछ दिनों तक प्रीति को वहां भेजकर वह मामले के ठंडे होने का इंतजार करेंगे। वेटेरिनरी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी के कैंपस से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। जैसे ही प्रीति हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर पहुंची, प्रीति ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने एक फॉर्म फिलअप करने के बाद प्रीति के हाथ में वह फॉर्म देते हुए कहा, आगे से राइट चले जाओ, वहाँ सीनियर वेटेरिनरी डॉक्टर तुम्हें समझाएंगे तुम्हें क्या करना है। जो इंस्ट्रक्शन प्रीति को दी गई थी, प्रीति उसे फॉलो करते हुए उस सीनियर डॉक्टर की केबिन में गई। प्रीति का फॉर्म पढ़ने के बाद उस सीनियर डॉक्टर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए प्रीति से पूछा, तुम यूनिवर्सिटी में नोरी सर्जरी डिपार्टमेंट में पढ़ रही हो? प्रीति ने हाँ में अपना सर हिला दिया। उसी वक्त डॉक्टर ने प्रीति से कहा, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना यह कौन सी जगह है? अपने शौक पूरे करने के लिए तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली? प्रीति सारी सिचुएशन सीनियर डॉक्टर को समझाने की कोशिश करती, फिर तो से डॉक्टर अमृता का नाम बीच में आ जाता। प्रीति यहाँ कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती थी, इसलिए प्रीति चुपचाप वहीं खड़ी रही। फॉर्म पर साइन करने के बाद सीनियर डॉक्टर ने अपने एक असिस्टेंट को अपने केबिन में बुलाया और कहा, देखो मैडम, अब कुछ दिन यहीं पर जानवरों की देखभाल करेंगे। अगर कोई पेंडिंग केस हो तो मैडम को दे दो। उस असिस्टेंट ने प्रीति की ओर देखा और मुंह चढ़ाते हुए प्रीति से कहा, आइए देखता हूँ क्या केस दे सकता हूँ तुम्हें। उस आदमी का बिहेवियर ऐसा था जैसे प्रीति ने कोई क्राइम कर दिया हो और वह जेल में सजा काटने आई हो, मगर बिना कुछ कहे प्रीति उस आदमी को फॉलो करने लगी। वह आदमी प्रीति को एक अस्तबल के अंदर ले गया। वहाँ काफ़ी जानवर पिंजरे में रखे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर जानवर काफ़ी बीमार थे। जानवरों ने की हुई गंदगी के कारण पूरा कमरा काफ़ी बदबूदार हो चुका था। उस आदमी ने 2 छोटी बिल्लियों की तरफ इशारा करते हुए प्रीति से कहा, एक काम करो, इन बिल्लियों को नहला दो, काफ़ी दिनों से नहाई नहीं है और दोनों बीमार हैं, तो जरा संभल कर। तभी एक दूसरा कर्मचारी दौड़कर अस्तबल के अंदर आया और उस पहले वाले कर्मचारी से कहने लगा, और एक बहुत पैसे वाला खानदान का लड़का अपने पालतू जानवरों को लेकर आया है, आज तो बढ़िया कमाई होगी, चलो मेरे साथ। प्रीति के साथ खड़े आदमी ने उस दूसरे कर्मचारी से पूछा, अच्छा, अरे कौन सी खानदान का है? उस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ओम ऐसा ही कुछ नाम है, अरे तुम चलो तो। प्रीति वहीं खड़ी खड़ी अस्तबल के कोने में घास फूस के ढेर में रखी हुई 2 छोटी छोटी बिल्लियों को देखती रही। हॉस्पिटल के कर्मचारी ने प्रीति से कहा, तुम यहीं रहकर इन दोनों बिल्लियों को अच्छे से नहला दो, लगता है कोई बड़े घर का लड़का अपने पालतू जानवरों का इलाज करवाने लाया है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, यह सड़क छाप जानवरों की देखभाल करके हमारा पेट नहीं भरने वाला। हाँ, अगर इन अमीरजादों की कुत्ते बिल्लियों को छींक भी आ जाए तो हमारी जेब में हजारों रुपये रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या नसीब पाया है इन जानवरों ने भी। जो रास्ते पर रह गया वह हमारी तरह गरीब, और जो जानवर इन अमीरजादों के हाथ लग गया उसकी तो लॉटरी लग गई समझो। यह कहते हुए वह कर्मचारी अपने साथी के साथ वहां से दौड़ते हुए बाहर निकल गया। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था कि जानवरों के बीच भी कोई ऐसा भेदभाव कर सकता था। प्रीति को लगता था कि भेदभाव सिर्फ इंसान एक दूसरे से किया करते थे, मगर आज उसे पता चला कि इंसान तो जानवरों के बीच भी भेदभाव करने से नहीं चूकते थे। प्रीति को बिल्ली के शरीर से झड़ते बालों से एलर्जी प्रीति को बचपन से ही थी, मगर उन बिल्लियों को देखकर प्रीति का दिल पिघल गया। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उन बिल्लियों को अच्छी तरह नहलाना शुरू किया। कुछ देर बाद जब प्रीति ने उन दोनों बिल्लियों को नहला दिया तो उसने देखा कि उनके शरीर पर काफ़ी जख्म लगे थे। प्रीति ने कोई साफ तौलिया ढूंढने की कोशिश की, मगर अस्तबल में कहीं पर भी उसे कोई साफ तौलिया नजर नहीं आया। तब प्रीति ने अपनी पर्स से टिश्यू पर्स की छोटी सी बैग निकाली और दोनों बिल्लियों को टिश्यू पेपर के जरिए पोंछने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में यूनिफॉर्म पहने एक औरत अस्तबल के अंदर आई और प्रीति से कहने लगी, आप जरा जल्दी करो, वहाँ पर यही तो मौका है कमाई करने का, चलो जल्दी आओ। मैं जानती हूँ आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम इन सब के बारे में कुछ जानती नहीं। तुम एक काम करना, तुम मेरी मदद करने की एक्टिंग करना, मैं तुम्हें इशारे से काम समझा दिया करूँगी। मुझे लग रहा है बाहर जो लड़का आया है वह काफ़ी ऊंची खानदान का है, हम सबको मालामाल करके देगा।
अगर हमने उससे के पालतू जानवरों को ठीक कर दिया तो चलो अब उन सड़क छाप बिल्लियों को छोड़ो और मेरे साथ चलो। यह कहते हुए वो यूनिफॉर्म पहने औरत वहां से चली गई। प्रीति यहाँ पर काम कर रहे लोगों की बातों से हैरान हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इन सड़क से पाए गए जानवरों की जान की कीमत इतनी सस्ती थी। उनकी नज़रों में बिल्लियों को ठीक से घास की टोकरी में रखने के बाद फिर से प्रीति रिसेप्शन की ओर जाने लगी। रिसेप्शन के पास लगभग हॉस्पिटल का सारा स्टाफ मौजूद था। वह लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक स्टाफ ने दूसरी से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़के के पालतू जानवरों को हम इलाज करके ही यहाँ से भेजेंगे। अरे यह लड़का तो हजारों रुपये हर बार देने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं इससे अच्छी तरह जानता हूँ। बस डॉक्टर साहब को कोई जाकर कहो कि इस बार ठीक से इलाज करें। तभी उसका साथी उससे कहने लगा, अरे यार, डॉक्टर साहब को कौन समझाए, सारा दिन ऑफिस में सोए रहते हैं। अरे सड़क में पाए गए जानवरों को तो आज तक एक बार देखा भी नहीं उन्होंने। सबको अपने नसीब के हवाले कर दिया है। चलो, उनकी किस्मत में जो होगा वह होगा, मगर अमीर खानदान के घर से आए जानवरों का इलाज अगर ठीक से किया जाए तो हम सब मालामाल हो जाएंगे। तभी अपनी कैबिन से बाहर निकलते हुए वेटेनरी डॉक्टर ने कहा, तुम सब मेरे पीठ पीछे यह सब बातें करते हो। पता है बहुत दिनों बाद मोटी आसानी अस्पताल में आई है, मगर जरा धीरज रखो, धीरज का फल मीठा होता है। यह बात नहीं सुनी तुमने? पीछे खड़ी प्रीति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी पहले वाले कर्मचारी की नज़र प्रीति पर पड़ी। प्रीति को देखते ही वह चिल्लाने लगा, सर इस लड़की को देखो, आज पहला दिन है फिर भी अपना हिस्सा मांगने आ गई। यह नहीं चलेगा डॉक्टर साहब, आज इसका पहला दिन है और पहले ही दिन अगर हम हमारी टिप से इसको हिस्सेदारी देंगे तो यह बहुत गलत बात होगी। डॉक्टर ने उसे शांत करते हुए कहा, चुप हो जाओ बिल्कुल। अरे तुम जानते नहीं यह मैडम कौन है, और यह मत भूलो अगर आज इसका पहला दिन है तो आज ही के दिन वह मोटी आसामी अस्पताल में आई है। हो सकता है इसी के नसीब के कारण हम सबकी कमाई होने वाली है आज। प्रीति ने यह बात सुनते ही डॉक्टर से कहा, नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, यह लोग यूं ही बातें बना रहे हैं। इस पर वह पहले वाला कर्मचारी प्रीति पर भड़क गया। वह कहने लगा, आज पहला दिन है और इतना रौब जमा रही हो। पता नहीं अगर 1 महीना यहाँ टिक गई तो हमारी क्या हालत करेगी। जब उसने अपनी आवाज़ बढ़ाई तो उसके साथी ने कहा, अरे चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत। यह सामने पिंजरे में रखी हुई दोनों बिल्लियाँ इतनी डर गई हैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर। तभी ओंकार अपने हाथ में कुछ और पिंजरे लेकर अंदर आया। अपने सामने खड़े लोगों से कहने लगा, डरो नहीं, ये मेरे दोस्त इतनी कमज़ोर नहीं कि उनकी आवाज़ से घबरा जाएं। बस इन्हें मामूली सर्दी जुकाम है, इसलिए इनका इलाज करवाने आया हूँ। उम्मीद है आप लोग इन्हें हंसता खेलता कर देंगे बहुत जल्द। यह कहते हुए ओंकार ने अपने हाथ से एक बास्केट और कुछ पिंजरे नीचे रखे। पिंजरे के अंदर कुछ नन्हे से प्यारे से खरगोश थे और बास्केट के अंदर एक छोटा सा पॉपी था जो काफ़ी सुस्त लग रहा था। ओंकार की बातें सुनते ही यूनिफॉर्म पहने सारे लोग एक एक करके ओंकार के पालतू जानवरों को बड़े ही प्यार से पुचकारने लगे। कोई उन्हें बास्केट ऑफर कर रहा था तो कोई बड़े ही प्यार से पुचकार रहा था। सभी लोग मुस्कुराते हुए ओंकार के प्यारे जानवरों की तारीफ करने लगे। अपने प्यारे पालतू जानवरों की हॉस्पिटल स्टाफ के हवाले करते ही ओंकार की नज़र पीछे खड़ी प्रीति पर पड़ी। प्रीति को देखते ही ओंकार ने प्रीति से कहा, अरे कजन तुम यहाँ? अस्पताल का पूरा स्टाफ यह सुनकर चौंक गया। वह जिस आदमी को एक तिजोरी समझकर मस्का लगा रहे थे, वह आदमी उनके हॉस्पिटल में आई नई लड़की को पहचानता था। और न सिर्फ पहचानता था, प्रीति को देखते ही ओंकार के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वह समझ गए थे उन दोनों की जान पहचान काफ़ी गहरी थी। अनिका अपने बेडरूम में अपनी किताबों में व्यस्त थी। तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर श्रीवास्तव का एक मैसेज अनिका के मोबाइल पर फ्लैश होने लगा। मैसेज में जो कुछ भी लिखा था वह पढ़कर अनिका शॉक रह गई। डॉक्टर श्रीवास्तव ने प्रीति को कॉलेज में जो सिचुएशन है वह बताई। अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी कि बाहर जो आग लगी थी, भले ही उसकी लपटें गुलेरिया हाउस के अंदर बैठी अनिका तक नहीं पहुंच रही थी, मगर प्रीति जो कि डॉक्टर अमृता की इकलौती स्टूडेंट थी, गुस्साए लोग उस लड़की तक बड़े ही आराम से पहुंच सकते थे। अनिका को मन ही मन प्रीति की फिक्र होने लगी। अनिका ने अपना फ़ोन उठाया और प्रीति को कॉल लगाया। जैसे ही प्रीति ने फ़ोन उठाया, अनिका ने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो? क्या कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? प्रीति अनिका को बताना नहीं चाहती थी,
प्रीति अच्छी तरह जानती थी कि अनिका पहले से इन सारी बातों को लेकर काफी परेशान थी। वह उसे बहुत परेशान नहीं करना चाहती थी। प्रीति ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी पीछे से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। अनिका ने प्रीति से पूछा, तुम कहाँ हो इस वक्त? प्रीति ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। जब अनिका ने प्रीति को फिर से पूछा तब प्रीति ने बात बनाते हुए कहा, मैं तो यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही हूँ, अभी कुछ ही देर में लेक्चर शुरू होने वाला है। तभी अचानक अनिका के कानों पर ओंकार की आवाज पड़ने लगी और ओंकार ने प्रीति से कहा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? फोन दो, मुझे लगता है फोन पर अनिका है। ये कहते हुए ओंकार ने प्रीति के हाथों से फोन छीन लिया। ओंकार ने फोन अपने पास लेकर अनिका से कहा, तुम जानती हो तुम्हारी बहन वेटेनरी हॉस्पिटल में है और यहाँ लोग उसके साथ काफी बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उसका चेहरा भी काफी सूज गया है, आंखें लाल हो चुकी है, उसके गले और गालों पर काफी स्क्रैच नजर आ रहे हैं। मुझे पता है ऐसा कब होता है, जब तुम्हारी बहन को जानवरों के बाल से एलर्जी है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगा। प्रीति ने ओंकार के हाथों से फोन छीनने की कोशिश की। ओंकार प्रीति की हाइट से काफी लंबा है, इसलिए प्रीति फोन छीन नहीं पाई। प्रीति का बैलेंस बिगड़ गया और वह जमीन पर गिरने ही वाली थी, मगर ओंकार ने अपने एक हाथ से प्रीति को कमर से पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। ओंकार और प्रीति फिर से उसी पोजीशन में खड़े थे जब वह पहली बार मिले थे। ओंकार ने सीटी बजाती हुई प्रीति से कहा, अरे वाह, हमारी मुलाकातें जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर रुक गई है। इसे कहते हैं मेड फॉर ईच अदर। ओंकार की बात सुनकर प्रीति को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ओंकार यह सारी बातें आसपास खड़े लोगों के सामने बोल रहा था। प्रीति ने जब फोन पर अनिका को चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो उसने देखा कि फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। अपने पैरों पर खड़े होते हुए प्रीति ने ओंकार से कहा, तुमने क्यों दीदी से सब कुछ कह दिया? तुम्हें हमारे बीच बोलने की क्या जरूरत थी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम खामोखा उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? ओंकार ने अपना हाथ हवा में उछालती हुई प्रीति से कहा, अरे वह तुम्हारी बहन है, इसमें परेशानी किस बात की? अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो एक बहन का फर्ज है कि वह तुम्हें संभाले। हालांकि तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए तो मैं भी तैयार हूँ। वहाँ अनिका दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेन ऑफिस जा पहुंची। अनिका सीधे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर सक्सेना के केबिन में चली गई। अनिका को देखते ही डॉक्टर सक्सेना ने कहा, अरे डॉक्टर अमृता, तुम यहाँ? अनिका ने सीधे ही डॉक्टर सक्सेना से पूछा, यह लोग मेरी बहन को परेशान क्यों कर रहे हैं और इस तरह से उसे अचानक ही वेटेनरी अस्पताल भेजने का क्या मतलब है? अनिका को शांत करते हुए डॉक्टर सक्सेना ने कहा, देखो, यह सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। अगर वह यहाँ रहती तो मामला और बिगड़ सकता था। शायद तुम नहीं जानती, मगर तुम्हारे एक छोटे से स्टेटमेंट ने इस कैंपस में आग लगा दी है। स्टूडेंट 2 ग्रुप में बढ़ चुके हैं। मॉडर्न मेडिसिन से जुड़े स्टूडेंट अपने आप को पहले ही ट्रेडिशनल मेडिसिन सीखने आए बच्चों से सुपीरियर मानते हैं, और तुम्हारी बात के बाद तो दोनों ग्रुप में ऐसी झपड़ हुई कि कैंपस में पुलिस बुलानी पड़ी। यह बात तो सभी जानते हैं कि प्रीति डॉक्टर अमृता की इकलौती स्टूडेंट है। प्रीति ने नादानी में एक ऐसी बात कह दी जो डॉक्टर अमृता के खिलाफ थी। अब हालत यह हो गई है, दोनों ही ग्रुप के बच्चे प्रीति के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसलिए कुछ दिनों तक प्रीति इस कैंपस से दूर रहना ही अच्छा होगा। डॉक्टर सक्सेना की बात सुनने के बाद अनिका ने डॉक्टर सक्सेना से पूछा, मगर यह बात यहाँ तक पहुंची कैसे? डॉक्टर सक्सेना ने जवाब देते हुए कहा, बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी है अनिका, यह बात काफी दूर तक जा चुकी है। यह मामला अब इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है। हमारे देश की ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक दवाइयाँ पिछले कुछ सालों से विदेशों में भी धूम मचा रही थी। अब अचानक ही तुम्हारे इस स्टेटमेंट ने फॉरेन मार्केट को भी खतरे में डाल दिया है। अलग अलग देशों से लोग तुम्हारे थ्रेटन कर रहे हैं। सच कहूँ तो इतनी छोटी सी बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, मुझे तो लगता है जैसे कोई जानबूझकर तुम्हारा नाम उछालने की कोशिश कर रहा है। मगर ऐसा करने से किसी को क्या मिल सकता है? यह बात मेरी समझ के बाहर है। अनिका ने डॉक्टर सक्सेना की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए डॉक्टर, मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ भी मीडिया में फैल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अनिका की बात सुनते ही डॉक्टर सक्सेना ने कहा, मैं जानता हूँ, सच कहूँ तो मैं जानता था कि तुम कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती जिससे हम मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बीच में इतनी बड़ी जंग छिड़ जाए। फिर यह सब कौन कर रहा है? इससे पहले कि अनिका आगे कोई बात कहती, अनिका के फ़ोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आया।
और 9 नंबर से क्रिस्टोफर ने अनिका को मैसेज किया था, जिसमें लिखा था, कैसा लगा मेरा इंतजाम डॉक्टर अमृता। क्रिस्टोफर का मैसेज पढ़ने के बाद अनिका अच्छी तरह समझ गई थी कि यह सारा खेल क्रिस्टोफर अपने बिल में छुपकर खेल रहा था। अब धीरे धीरे अनिका के सामने सारी बातें साफ होने लगी। क्यों यह मामला अचानक ही इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका था, क्योंकि इस मामले को भड़काया जा रहा था। क्रिस्टोफर इस मामले को हर तरह उछालने की कोशिश कर रहा था। जब अनिका यह सब कुछ सोच रही थी, तभी क्रिस्टोफर ने अनिका की मोबाइल पर दूसरी मैसेज भेज दिया, जिसमें लिखा था, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें ज़्यादा देर तक लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। मैं तुम पर से यह लाइमलाइट आसानी से हटा सकता हूं, अगर तुम चाहो तो। वैसे तो अनिका ने आज तक कभी भी मदद लेकर अपने प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश नहीं की थी, मगर क्रिस्टोफर पिछले कई दिनों से बार बार अनिका को परेशान कर रहा था। अनिका क्रिस्टोफर वाला मामला जितनी जल्दी हो सके हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी। इसलिए अनिका ने भी रिप्लाई करते हुए लिखा, बताओ क्या करना होगा मुझे। अनिका का मैसेज पढ़ते ही अपने होटल के कमरे में बैठा हुआ क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। क्रिस्टोफर के आसपास खड़े उसके आदमी अपने बॉस को इस तरह हंसता हुआ देखकर हैरान रह गए। क्रिस्टोफर ने अनिका को मैसेज टाइप करते हुए लिखा, देखो अभी अभी तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, या फिर यूँ कहें कि मैं जो कुछ भी करवा रहा हूँ, उससे एक बात तो तय है कि यूनिवर्सिटी से लेकर इस देश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। और हाँ, जैसे ही चैलेंज के बाद यह साबित हो जाएगा कि मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पूरे देश में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल दवाइयों की इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और तुम तो जानती हो ही कि इस देश में अगर पब्लिक एक बार इमोशनल हो जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा इस देश में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम एक काम करो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिला लो, फिर तुम इस दुनिया के जिस शहर में कहोगी तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा अस्पताल खुलवा दूंगा। तुम अब तक मुझे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पावर को जानती नहीं हो। ये मैसेज पढ़ने के बाद अनिका कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने लगी। अनिका ने इसके बाद क्रिस्टोफर से कहा, ठीक है, अगर मेरी भी एक शर्त है, अगर मैं इस मामले में से पूरी तरह बाहर निकल जाऊं और तुम्हारे बिछाए हुए जाल में ना फंसूं, तो तुम्हें मेरे 5 सवालों का जवाब देना होगा। और अगर मैं हार गई तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने होटल के कमरे में बैठे हुए क्रिस्टोफर ने जब अनिका का यह मैसेज सुना तो वह खुशी के मारे पागल हो गया। क्रिस्टोफर के आदमियों ने क्रिस्टोफर से कहा, सर क्या आपको यकीन है कि यह लड़की हमारे जाल से बाहर निकल पाएगी। क्रिस्टोफर ने गुस्से से अपने उस आदमी की ओर देखा और कहा, अरे तुम जानते नहीं मैंने कितनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की है। अरे आयुर्वेद और ट्रेडिशनल दवाई बनाने वाले लोग पागल हो गए हैं। सब अनिका के खून के प्यासे हो गए हैं। उन लोगों ने अपने सारे कांटेक्ट लगाकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन पर प्रेशर बनाया है। अब वह पॉलिटिशियन तमाम अस्पतालों पर और मीडिया वालों पर प्रेशर बनाएंगे। किसी भी तरह वह लोग अनिका को चैन से जीने नहीं देंगे। और एक बार चैलेंज हारने के बाद उस बेचारे के पास यह देश छोड़ने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचेगा। तभी क्रिस्टोफर के आदमी ने कहा, मगर सर यह भी तो हो सकता है कि वह लड़की अपने किए हुए वादों से मुकर जाए। क्रिस्टोफर ने बड़ा ही सीरियस मुंह बनाते हुए अपने आदमी से कहा, तुम जानते हो अनिका काफ़ी टैलेंटेड और जीनियस लड़की है, और इन जीनियस लोगों की एक ही प्रॉब्लम होती है, यह अपने किए हुए वादों के बड़े पक्के होते हैं। और दूसरी बात, उन्हें अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा होता है। इनके स्वाभिमान को कुचल दो, यह अपने आप तुम्हारी मुट्ठी में कैद हो जाएंगे। और ऐसा कुछ करने वाला हूँ मैं अब इस अनिका के साथ। तुम देखते जाओ इस लड़की को मैं अपना गुलाम किस तरह बनाता हूँ। डॉक्टर सक्सेना के ऑफिस में बैठी हुई अनिका ने जब अपना फ़ोन टेबल पर रखा, तब डॉक्टर सक्सेना ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए अपने चश्मे उतारकर धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, देखो अनिका, मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए। मेरा मतलब है कि तुम्हारा इस तरह यूनिवर्सिटी में आना जाना। डॉक्टर सक्सेना अपनी बात कहने से झिझक रहे थे, मगर अनिका डॉक्टर सक्सेना के कहने का मतलब समझ चुकी थी। अनिका ने डॉक्टर सक्सेना से कहा, आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है। मेरी वजह से आपको या यूनिवर्सिटी को कोई तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। डॉक्टर सक्सेना को यह आश्वासन देने के बाद अनिका अपना फ़ोन उठाकर
डॉक्टर सक्सेना के केबिन से बाहर चली गई। अनिका के बाहर जाते ही रोहन श्रीवास्तव, जो कि अब डॉक्टर सक्सेना का पर्सनल असिस्टेंट बन चुका था, उसने अंदर आते ही डॉक्टर सक्सेना से कहा, सर, यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी रस्तोगी साहब आपसे मिलने आए हैं। रोहन के मुंह से उनका नाम सुनते ही डॉक्टर सक्सेना खुद अपनी सीट से खड़े होकर मास्टर रस्तोगी को रिसीव करने अपने केबिन से बाहर चले गए। ऑफिस के रिसेप्शन में पहुंचते ही डॉक्टर सक्सेना ने देखा कि रस्तोगी अपने कुछ पर्सनल असिस्टेंट के साथ ऑफिस में दाखिल हो रहे थे। हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहने के बाद डॉक्टर सक्सेना उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए अपने केबिन में ले गए। उन्हें ठीक अपने सामने वाली चेयर पर बड़ी इज्जत से बिठाने के बाद डॉक्टर सक्सेना ने उनसे कहा, अरे रस्तोगी साहब, आप यहाँ अचानक? मुझसे कह दिया होता मैं खुद ही आपके ऑफिस चला आता। परिमल रस्तोगी न सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के ट्रस्टी थे, मगर वह दिल्ली शहर के एक काफ़ी बड़ी हस्ती थे। उनके पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ साथ आम लोगों पर भी काफ़ी प्रभाव था। चाहे यूनिवर्सिटी के लिए फंड इकट्ठा करने की बात हो या विदेश से कोई नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की बात हो, हमेशा ही परिमल रस्तोगी ने यूनिवर्सिटी के लिए बढ़ चढ़कर मदद की थी। आज अगर खुद परिमल यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर सक्सेना को पर्सनली मिलने आए थे तो जरूर कोई खास बात होगी। परिमल ने अपने आदमियों को इशारा करके बाहर खड़े रहने को कहा। डॉक्टर सक्सेना ने भी रोहन श्रीवास्तव को इशारे से समझाया कि वह भी कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो जाए। जब परिमल ने देखा कि अब डॉक्टर सक्सेना अकेले थे तो परिमल दबी हुई आवाज में डॉक्टर सक्सेना से कहा, यह इस लड़की ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। मैं जानता हूँ कि यह काफ़ी टैलेंटेड डॉक्टर है, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर इस तरह का बयान? डॉक्टर सक्सेना अच्छी तरह जानते थे कि वह बयान अनिका ने नहीं दिया था, मगर इस वक्त उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह चुपचाप परिमल की बात सुनते रहे। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए परिमल ने कहा, देखो, मुझ पर काफ़ी प्रेशर है कि उस लड़की को तुरंत इस कॉलेज के बोर्ड से टर्मिनेट कर दूं, मगर कोई भी फैसला लेने से पहले मैं एक बार आपके साथ सलाह मशवरा कर लेना चाहता हूँ। पीछे खड़ा रोहन डॉक्टर अमृता को अपना आइडल मानता था। मन ही मन उसे परिमल से कुछ चिढ़ होने लगी थी। परिमल किसी पॉलिटिशियन के प्रेशर में आकर भला इस तरह के डिसीजन कैसे ले सकते थे, मगर वो जानता था कि अभी इतने बड़े लोगों के बीच बोलने की ना तो उसकी हैसियत थी और ना ही उसके पास एक्सपीरियंस था, इसलिए वह चुपचाप खामोश कमरे के कोने में खड़ा सब कुछ सुनता रहा। परिमल की बात सुनने के बाद डॉक्टर सक्सेना ने उससे कहा, देखिए रस्तोगी साहब, मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर किस तरह का प्रेशर बनाया गया है, मगर मैं अनिका को पर्सनली जानता हूँ, वह लड़की ऐसा कर नहीं सकती। मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए। अगर जल्द से जल्द कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं आपको विश्वासन देता हूँ कि मैं खुद डॉक्टर अमृता के साथ साथ इस बोर्ड से रिजाइन कर दूंगा। डॉक्टर सक्सेना ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। अनिका के लिए उसका विश्वास देखकर खुद परिमल काफ़ी शौक हो गए थे। उन्होंने डॉक्टर सक्सेना से पूछा, देखिए, मैं जानता हूँ कि इंटरनेशनल फेम वाले डॉक्टर्स को हमारे बोर्ड पर रखने से हमारी यूनिवर्सिटी की इज्जत और रेपुटेशन काफ़ी बढ़ जाएगी, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम ऐसे किसी इंसान को हमारे साथ जोड़े रखें जो हमारे देश के नैतिक मूल्यों को खिलवाड़ समझता है। चलिए, अगर आप कहते हैं कि यह सारी बातें गलत है और उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो देखते हैं चैलेंज में क्या होता है, उसके बाद ही हम कोई फैसला ले सकते हैं। मगर हाँ, आपके पास सिर्फ 2 दिन है फैसला लेने के लिए। 2 दिन के बाद मैं मजबूर हो जाऊंगा वह करने के लिए जो आप करना नहीं चाहते। पीछे खड़े रोहन के मन में डॉक्टर सक्सेना के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, मगर वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह कौन था जो इस बात को इतनी हवा दे रहा था कि खुद परिमल चलकर अनिका को कॉलेज से हटाने की डिमांड करने यूनिवर्सिटी चले आए। जो खेल चल रहा था वह रोहन, डॉक्टर सक्सेना और खुद परिमल की समझ से बाहर था। यूनिवर्सिटी के कैंपस में अनिका एक कोने में लगी बेंच पर बैठी परेशान अपने फोन में कुछ देख रही थी। आसपास चल रहे स्टूडेंट को लग रहा था कि 2 दिन बाद जो चैलेंज होने वाली थी उसी को लेकर अनिका शायद परेशान थी। सभी लोग यह जानते थे कि अगर चैलेंज में मॉडर्न मेडिसिन का पलड़ा भारी रहा तो उसका नुकसान खुद मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर अमृता को होने वाला था, क्योंकि ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक मेडिसिन से जुड़े लोग अनिका की जान के दुश्मन बन सकते थे।
यहाँ तक कि खुद उनकी कॉलेज के कैंपस में आयुर्वेद स्टडी से जुड़े कई स्टूडेंट अनिका के दुश्मन बने बैठे थे। यूनिवर्सिटी में पुलिस ने काफी कड़ा बंदोबस्त कर रखा था। जब से सुबह दोनों गुटों के स्टूडेंट के बीच में लड़ाई हुई थी, तब से लेकर अब तक पुलिस ने यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सिक्योरिटी बढ़ा रखी थी। परेशान अनिका काफी देर से अपने मोबाइल में देख रही थी, मगर यह बात कोई नहीं जानता था कि अनिका की परेशानी 2 दिन बाद होने वाली चैलेंज को लेकर नहीं थी। जब अनिका अंदर डॉक्टर सक्सेना के केबिन में उनके साथ मीटिंग में बैठी थी, तब रोहित ने अनिका को एक मैसेज भेजा था, जिसमें रोहित ने लिखा था कि वह ठीक आधे घंटे में अनिका को पिक करने यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच जाएगा। मगर मैसेज भेजे हुए 2 घंटे बीत चुके थे और रोहित अब तक अनिका को पिक करने पहुंचा नहीं था। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद अनिका अपनी कार में वापस गुलेरिया हाउस चली गई। बेडरूम में जाने के बाद जब अनिका शावर लेकर नाइट ड्रेस में बाहर आई, तब उसने फिर से अपना फोन चेक किया। रोहित का अभी भी कोई पता आता नहीं था। रोहित ने अनिका से पहले ही कहा था कि वह कल रात की तरह फिर से आज रात भी गुलेरिया हाउस के पार्किंग लॉट में अनिका को मिलने आएगा। अनिका हर रोज लगभग इस वक्त सो जाती थी। बच्चे यह सब बात बहुत अच्छी तरह जानते थे, मगर आज अचानक ही शावर लेने के बाद अनिका अपने स्टडी टेबल पर जाकर अपनी किताबें पढ़ने लगी। आर्यन और रिया यह देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि नन्ही सी रिया को रोज इसी बात का इंतजार रहता कि कब उनकी मम्मी गहरी नींद में सो जाए और वह अपनी मोबाइल गेम देर रात तक जारी रख सके। अनिका जानती थी कि अगर वह बेड पर लेटी तो कुछ ही सेकंड में उसे गहरी नींद आ जाएगी। किताब पढ़ते पढ़ते अचानक ही अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि जाने अनजाने में वह रोहित का बेसब्री से इंतजार करने लगी थी। अनिका को अपनी ही यह बात पसंद नहीं आ रही थी। उसने किताब बंद की और फिर बेड पर जाकर लेट गई। अनिका को बेड पर लेटा हुआ देखकर रिया ने चैन की सांस ली। वह जानती थी कि कुछ ही मिनट में अनिका गहरी नींद में सो जाएगी। नन्ही सी रिया ने अपनी ब्लैंकेट से बाहर निकलकर अपना गेमिंग टैबलेट का स्विच ऑन किया। रोज की तरह जब वह अपनी गेम खेलने के लिए बिल्कुल तैयार थी, तभी अनिका ने रिया को एक हल्की सी थपकी देते हुए कहा, कितनी बार कहा है तुमसे रात को गेम मत खेला करो, आंखें खराब हो जाएंगी। चलो उसे साइड में रख दो और सो जाओ। अनिका को बेड पर लेटे हुए 10 मिनट हो चुके थे, मगर आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अनिका लेटने के बावजूद इतनी देर तक जाग रही थी। रिया और आर्यन दोनों यह बात समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनकी मम्मी को क्या हुआ था। अनिका ने फिर से अपना फोन उठाकर चेक किया। रोहित का कोई मैसेज या मिस्ड कॉल नहीं था। अनिका तेजी से उठकर बालकोनी की ओर चली गई। रोहित नीचे पार्किंग लॉट में भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनिका को एहसास होने लगा कि जरूर कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।